हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चों के? बहुत गुड टू सी यू भाई। ओ मेरे भाई, कैसा है मेरा लल्ला? मचाएंगे हल्ला, गली मोहल्ला। ओ मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, कैसा है? चलो, पिछली क्लास में हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, ठीक है? जब नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे तो आपको नाम बनाने के लिए देगा आप वो, आपको इनका नाम बनाना है। चलो ट्राई करो। इसका ऐसे तो नॉर्मल नाम जो होता है ना, वो पता है क्या होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपको एक तो इसका आईयूपीसी नाम बनाना है और एक आपको इसका आईयूपीसी नाम बनाना है। ट्राई करो एक बार। इसका नाम होता है कॉमन नाम सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड। इसका कॉमन नाम क्या है? सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड। चलो ट्राई करो। हाँ भाई, जल्दी बन जाए तो बता देना। ओ फटाफट। चलिए, कुछ नाम आने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया। इस बात की खुशी है कि काफ़ी लोग ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट। चलिए देखते हैं। अब मैं नाम लिख रहा हूँ, आप नाम बताना सही है कि नहीं है। ठीक है, इसका नाम होगा सबसे पहले तो पेंटा। बिल्कुल सही है। फिर होगा एक्वा, क्योंकि पाँच है। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके नाम में क्या लिखूं इसको? तो ये नाइट्रोसोनियम होता है, पॉजिटिव लिगेंड। फिर ये होगा फेरेट, ये होगा वन, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका। और फिर ये होगा सल्फेट। तो ये इसका एक्चुअल नाम होगा। तो पेंटा एक्वा क्या होगा, जल्दी बताओ। पेंटा एक्वा, बोलो। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम फेरेट फर्स्ट सल्फेट। क्लियर? अब ये पेंटा एक्वा कैसे आया वो बताता हूं मैं। सबसे पहले तो ये देखो, आप इसका नाम बनाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम पेंटा साइनाइडो, या साइनो, जो भी लिखना है लिख दो। क्या आएगा? सोडियम पेंटा साइनाइडो फेरेट टू। ठीक है, सोडियम, नहीं नहीं, पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम फेरेट टू। फेरेट टू। तो आई होप आप कर लेंगे इसको।
अब बच्चा पार्टी हमारा दाऊद क्या आएगा, हमको दाऊद ये आएगा कि सर ये कैसे होगा। अब इसमें एक छोटी सी गलती हुई है, बताओ आप में से कौन है, कौन बताएगा गलती, गलती बताओ क्या है। बच्चा पार्टी गलती है कि यहाँ फेरेट नहीं आएगा, पूछो क्यों। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फेरेट नहीं हो सकता है, ये क्या आएगा, आयरन। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहां आएगा 8। तो एक डाउट तो क्लियर हो गया कि यहां 8 नहीं आया, यहां 8 आया। लेकिन अब डाउट ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 1 लिखा है और यहाँ ये प्लस लिखा है, यहाँ आपने ये प्लस लिखा है, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन समझना, यहाँ हम दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि NO एक्ट्स एज अ पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है, इन दीज टू कॉम्प्लेक्स and it is decided by its magnetic moment in solid state। क्या बोला जल्दी बताओ। ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर जो NO है वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, पॉजिटिव लिगेंड की तरह ट्रीट करेगा। किसकी तरह ट्रीट करेगा, पॉजिटिव लिगेंड की तरह ट्रीट करेगा। दोबारा बोलो, पॉजिटिव लिगेंड की तरह ट्रीट करेगा। और पॉजिटिव लिगेंड जो होगा वो कैसे पता चला कि ये NO पॉजिटिव है, समझ रहे हो, कैसे पता चला कि ये NO पॉजिटिव है। ये डिसाइड होगा इनका जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे हम। बोलो, दूसरे वाले में नाइट्रोसोनियम लिख दिया आपने, हाँ सही तो है, पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसोनियम, और यहां पर भी पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, सही है, दोनों पॉजिटिव लिगेंड है। फेरेट 2 आएगा ना, 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये +1 है, यहां पर 2 है तो यहां 2 प्लस हुआ होगा, यहां 5 माइनस है। 3 आएगा, 3, 5 माइनस है, यहां पर ये 2 माइनस आएगा, तो यहाँ 5 माइनस है, 1 प्लस ये रहा, 2 प्लस ये रहा, तभी तो आएगा 3, 2 माइनस 2 और 1 3 हो गया ना ये, और उधर -2 हो गया 3, सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर खतरनाक बात क्या थी बताओ। खतरनाक बात ये थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि NO पॉजिटिव है। बोलो, खतरनाक बात क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है। खतरनाक बात क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका NO पॉजिटिव होगा, इस बात का पता हम आगे पढ़ेंगे। अभी जब CFT आएगा उसमें सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे तब पता चलेगा। तो CFT के अंदर जब मैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा तब आपको पता चलेगा कि दोनों में पॉजिटिव लिगेंड है NO, और NO पॉजिटिव है, ये अब आपको याद हो गया इन दोनों कॉम्प्लेक्स में। आई होप समझ गए आप। सेकंड वाले में आयरन नहीं होगा रूपाक्षी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया, डब्बा नेगेटिव है ना, डब्बा नेगेटिव है, डब्बे के अंदर जो NO है वो पॉजिटिव लिगेंड है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लिगेंड। सोडियम कहाँ से आया, ये रहा ना सोडियम सेकंड वाले में, ये रहा Na2 सोडियम, पूरा कॉम्प्लेक्स ये है। अरे कुछ भी बावड़े ही हो गए क्या सब लोग, दो चीजें अलग अलग नहीं समझ रहे हो आप, दो चीजें अलग अलग समझनी थी। एक तो ये है Na2 FeCN5NO, ये जो डब्बा है ये तो नेगेटिव ही है, ये लिगेंड पॉजिटिव है। तो लिगेंड तो पॉजिटिव हो सकता है ना उसमें, पागल ही हो गया बिल्कुल ही। कॉम्प्लेक्स डब्बा, ये डब्बा कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज नेगेटिव बट इन दिस लिगेंड इज पॉजिटिव। यही तो खास बात है कि पॉजिटिव लिगेंड है इसके अंदर। क्या बोले जल्दी बताओ ऋषि, विकास, समझ में आया, पॉजिटिव लिगेंड है। आह वाह, ताज, समझ में आया।
ऋषभ लिख रहा है कि सर मैं ब्लॉक होना चाहता हूं, आप प्लीज ब्लॉक कर दीजिए मुझे। हाँ, एनो बाकी में न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों लिख रहा है बेटा ऋषभ? स्पेलिंग में इसकी वी आ रहा है ना, RISHAV। ठीक है। बेटा ऐसे मत सोचो, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना, गलत बात। ऐसे नहीं, फीस दी है आपने, आराम से पढ़ाई करो, है ना। अगला सवाल करेंगे। इसको नोट कर लो जिसको नोट करना है, जल्दी से, अच्छे सवाल हैं ये। ये कौन है, थोड़ा बेसिक से पढ़ाएं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं मैं बता दूं, IUPAC हम पढ़ा चुके कल, आज अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं बस। तो ये मत सोचना, आपने कहा था कि लिगेंड पॉजिटिव नहीं होता, नहीं, हमने कल लिखाया था नीरज। हमने क्या लिखाया था, 3 तरह के लिगेंड है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। हमने कहा था पॉजिटिव लिगेंड होता है उसमें EM आ जाता है पीछे, IUM। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ फटाफट से। इसका नाम होता है प्रशियन ब्लू। जल्दी बताओ। प्रशियन ब्लू 11th में बॉन्डिंग स्टार्ट होगा ना बेटा, जब 4-5 लेक्चर के बाद आ जाएगा, है ना। करो जल्दी। आज अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, मैंने बोला था ना, थोड़े अच्छे लेवल के हैं जो मैं बताऊंगा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपसे नहीं हो पाते, ये जल्दी करो। मैग्नेटिक मोमेंट हम बाद में निकालेंगे धीमन, CFT में बताएंगे। गैप हमेशा सिर्फ कैटायन और एनायन को लिखते समय देना है विक्रम, कैटायन और एनायन को लिखते समय। सर आप अपनी बुक लिख दो, नींद में है क्या, झपके मार रहा है क्या सर तक? मेरी बुक आती है सिंगेज पब्लिकेशन की, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो इसका नाम बताओ। प्रशियन ब्लू होता है, ये ब्लू प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इसका नाम देखो ध्यान से क्या होता है। इसका नाम होता है आयरन, क्योंकि ये बाहर है। ठीक है, 3। फिर आएगा हेक्सा, यहां गैप आएगा कैटायन एनायन में, हेक्सा साइनाइडो। फिर फेरेट, फिर 2। तो क्या आएगा बताओ, आयरन 3rd, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। समझ गए ट्रिस कैसे आ सकता है, कौन है नमूना। अब देखो बच्चों, ये गलती नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, तो इसके लिए ट्रिस लगा दिया। डब्बे के बाहर जो होता है उसको नहीं लिखते हैं, जो भी आएगा वो तो ये आएगा। यहाँ 6 है तो हेक्सा आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपन ने, याद है अपन ने कहा था कि K4FeCN6 है, तो ये 4 नहीं लिखते थे टेट्रा पोटेशियम। तो इसी तरह से अगर यहां कुछ लिखा हुआ है तो वो ट्रिस नहीं आएगा, इसे ट्रिस फ्रिस कुछ नहीं आएगा, वो तो चार्ज है। ये किसको बता रहा है, चार्ज को। जैसे इसको आयनाइज करेंगे तो आपको पता है ये 3 इस पर आ जाएगा अपने आप ही, यहां ये 3 इधर आ जाएगा, यानी कि ऐसे आयनाइज होगा ये 4। अरे ये क्या हो गया, गजब, ये कौन सी टेक्निक है, इतना अच्छा है फी। और ये तो हट भी नहीं रहा, ऐसा कैसे है? यही करना पड़ेगा सेटिंग। 4Fe और फिर ये 3 प्लस प्लस, यहां क्या आएगा अब, ये 3 ऐसे आयनाइज होगा डब्बा, ये 3 FeCN6, और ये 4 इधर वाला 4 जो है इसके ऊपर आएगा, यहाँ ऐसे आयनाइज्ड होते हैं ये। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ये चार्ज होते हैं तो इससे ट्रिस फ्रिस नहीं आएगा। अब जो मेरा डाउट था वो क्या था, डाउट ये था कि यहाँ आयरन है, आपने इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, जबकि आज तक कभी ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखी नहीं थी। जैसे आपने ये पोटेशियम लिखा था, पोटेशियम 1 थोड़ी लिखा था आपने। आपने जब पोटेशियम लिखा तो आपने पोटेशियम 1 नहीं लिखा था, आपने जब पोटेशियम लिखा तो 1 नहीं लिखा था, तो यहाँ आयरन 3rd क्यों लिखा, पहला सवाल। दूसरा मजेदार बात, एक सवाल और दे रहा हूं मैं, इसका नाम बताओ। Fe3
FeCN होल 6 2। चलो बताओ। हम्म, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका नाम मैं बता देता हूँ, नॉर्मल। इसका नाम नॉर्मल होता है टनबुल्स ब्लू। क्या नाम है? टनबुल्स ब्लू। ये भी ब्लू प्रेसिपिटेट ही है। हम्म, अब आप बनाओ, इसका नाम क्या बनेगा? वही आयरन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और ये हो जाएगा फिर हेक्सा साइनाइडो। तो ये आयरन हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये हेक्सा साइनाइडो हो गया। ये आयरन 2 है, ये हेक्सा साइनाइडो हो गया। फिर ये क्या आएगा? अब आयरन ही आएगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स से, आया ना? कि फेरेट आएगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका कितना आ रहा है बोलो। 3 आएगा ऐसे। तो अब डाउट ये आ रहा है कि यहाँ आपने थर्ड लिखा, यहाँ 2 लिखा, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ बाहर क्यों लिख रहे हो? इसके पीछे एक लॉजिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो इधर, उसका लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना भाई। नोट, प्रशियन ब्लू एंड टर्नब्यूल्स ब्लू Prussian blue and Turnbull's blue both are identical. They cannot be distinguished with एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मोस्ट बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी? दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश विद मोस्ट बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रेशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू बोथ आर आइडेंटिकल। दोबारा बोलो। प्रशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है। दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश विद मोस्ट बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेंस दे आर आइडेंटिकल। हेंस दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब इसलिए इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमन फॉर्मूले से। ये यहां माइनस आता है, और यहां पर ये आपका जो है वो 2 या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहां पे 2 या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दोबारा बोलो। यहां पर ये 2 या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहां 2 या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्लियर? सर ये जेई एडवांस में आते हैं, मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आएगा, लेकिन बस इतना होगा कि ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो दोनों कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करती है। बताओ, जो नाम बताया वो याद नहीं करना, बस आपको समझने के लिए बता रहा था कि यार ये जो मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी तो जो दो कंपाउंड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेती है, तो वो भी नहीं बता सकती इसको। तो ये आइडेंटिकल होते हैं दोनों। अब ये दोनों में देखो आप, या तो ये 2 होगा या 3 होगा, अंदर वाला भी या तो ये 2 होगा या 3 होगा। इसका मतलब समझो, अगर मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, अंदर इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये 2 हो जाएगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये 3 हो जाएगा। दोबारा बोलो। अगर ये यहां से यहां गया तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा।
और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 + 2 + 3 दोनों कन्वर्ज होते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर 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 जाता रहता है, इसको कहा जाता है चार्ज का ट्रांसफर। क्या कहा जाता है इसको? चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। क्या कहा जाएगा इसको, जल्दी बताओ? चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। दोबारा बोलो, क्या कहा जाएगा इसको? चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल थे। नोमेनक्लेचर की फिलोसफी देखो कितना इंपॉर्टेंट था, और आप समझ रहे थे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग। बेटा जेई एडवांस पढ़ा रहे हैं, समझे? जेई एडवांस, इसीलिए इस नोमेनक्लेचर को बताया। दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा इतना डेप्थ में, पर वैल्यू नहीं होती आजकल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। प्रॉब्लम ये है, कुछ बैठ जाएंगे नमूने और वो बस फालतू की बातें करेंगे, ये बता दो बता दो। अरे यार इतनी बढ़िया चीज बताइए, आज तक नोमेनक्लेचर में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यहाँ 2 क्यों आया। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, आप सोचो क्यों आया। ये दोनों आइडेंटिकल थे, इन दोनों को मॉसबियर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो जब आप नाम लिख रहे हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ा कि ये प्रशियन ब्लू है। प्रशियन ब्लू तब होगा जब यहां +3 होगा, इसलिए उसको लिखना पड़ा आयरन 3, क्योंकि ये 3 होगा और वो 2 होगा, तब प्रशियन ब्लू है तो ये 2 आया। अगर आपने यहां लिखा आयरन 2 तो आपको मतलब आप लिख रहे हो क्या, ये 2 है तो अंदर वाला 3 है। तो इसका मतलब ये अगर 2 लिख रहा हूं तो मैं इसका मतलब कॉमन नाम किसका लिख रहा हूं? टर्नबुल्स ब्लू का। समझ रहे हो? और ये कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे। इसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है। कहां? ये मेटल है, ये भी मेटल है, तो मेटल टू मेटल ट्रांसफर कर रहा है, मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल। चार्ज ट्रांसफर से जी एडवांस में सवाल आते हैं, और उस चार्ज ट्रांसफर का नाम पूछेगा वो कौन सा चार्ज ट्रांसफर है। तो यहां मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, जिसमें आयरन +2 + 2 + 3 + 2 + 3 में जा रहा है। तो हमें बेसिकली एक परमानेंट लिखना था नाम, इसलिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ कि यहां पर आपको आयरन के लिए लिखना पड़ेगा 3 या आयरन के लिए लिखना पड़ेगा 2। समझ रहे हो बात को? पर ऐसा कंटेंट फ्री में मिल रहा है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये फ्री में मिल रहा है इनको, इनके घर पे आके मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन में, इतना सस्ता ना, इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा इनसे। इनको अभी भी वही चाहिए, सर एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल, क्या मेरा होमवर्क होगा, क्या मेरे को मीट मिलेगी, क्या सीट मिलेगी, क्या पीडीएफ मिलेगा। सर दोबारा बता दो, लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वालिटी ऑफ कंटेंट का। इन्होंने सारे टीचरों को एक जैसा ही बना रखा, उनने कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते, ये तो जल्दी जल्दी बोल देते हैं, सर ये तो है ना दावत ही नहीं बता रहे, ये तो है ना 2 बार नहीं बोलते, ये तो जो है वो, ये देखो ये नमूना एक अभिषेक, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। इसको ये समझ में नहीं आ रहा, मोटिवेट कर रहे हैं, यहां पे कुछ होना चाहिए मेरी बात समझने के लिए। इसको लग रहा है गुस्सा कर रहे हैं, भाई मोटिवेशन दे रहा हूं, आग लगा रहा हूं अंदर, इस आग लगाने को ये सोच रहा है गुस्सा कर रहे हैं। हद कर दी। वो देखो वेदांत, कूल डाउन, काउंट डाउन। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि विजय सर मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो तुम बिल्कुल यहां से भाई एक काम करो, तुम कुछ मत करो। अपना पहला डायलॉग पता क्या है? कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल्स के लिए उत्तरदायी नहीं है। अभी तक समझे नहीं तुम टीचर को, पता है, सच बता रहा हूं मैं। मतलब तुम्हें नहीं समझते कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्या अचानक क्यों बोलने लग जाते हैं। कंटेंट के हिसाब से बोलने लगते हैं, और ये तो मस्ती मजाक के लिए बोलते हैं। कोई गुस्सा उस्सा नहीं करता हूं मैं कहाँ जाऊंगा तुमसे गुस्सा हो गए। एक बात बताओ, कोई अपनी आत्मा से गुस्सा हो सकता है? कोई अपने आप से कैसे गुस्सा हो सकता है? अरे अगर दिल ही धड़कन से गुस्सा हो जाएगा तो ये तो दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा। समझे? क्या बोला मैंने? बोलो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसका स्ट्रक्चर मतलब वो बताओ,
नाम, चलो जल्दी। इसका नाम बताओ भाई, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मर्क्यूरेट, बाप रे, बहुत ही गलत नाम। मर्क्यूरेट नहीं आ सकता भाई कभी भी। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो जब भी यहाँ होता है तो मरकरी का कॉमन नाम लिखो यार, इतना थोड़ी ना लिखते हैं मर्क्यूरेट मर्क्यूरेट। मेरा जो बताने का पर्पस था, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ, और ये आएगा टेट्रा थायो साइनेट और साथ में कोबाल्टेट। थ्री। अभी थ्री आएगा कि टू आएगा यही समझाना था, तो यहाँ टू आएगा। ये क्या बनेगा बताओ, मरकरी टू टेट्राथायो, मरकरी टू टेट्राथायो साइनेट कोबाल्टेट टू। अब एक डाउट था, बताए क्या, साइन टेट्राथायो साइनेटो, ओ आएगा, ओ साइनेटो, साइनाइडो नहीं है ये, साइनेटो, एस सी एन है ना, साइनेट होता है तो साइनेटो। अब इसमें मजेदार बात सुनो, मरकरी जो होता है ना उसकी भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक टू प्लस और एक वन प्लस। तो एक डाउट मेरे मन में था, अगर मैं इसको वन प्लस मान लेता तो ये प्लस थ्री हो जाता, और कोबाल्ट जो है वो आपको पता है कि प्लस थ्री होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दोबारा समझना, कि यार ये प्लस वन क्यों नहीं है, प्लस टू ही क्यों लिया आपने, और यहाँ क्यों लिखा ये टू है। ये भी तो डाउट होना चाहिए। क्या डाउट होना चाहिए, कि आपने इसे टू प्लस ही क्यों लिया, आपने इसे टू प्लस ही क्यों लिया, बोलो भाई, आपने इसे टू प्लस क्यों लिया। क्वेश्चन की फील लेना, उसका रीजन बताता हूं। मरकरी को कभी भी प्लस वन में ऐसे नहीं लिख सकते, मरकरी प्लस वन ऐसा नहीं होता, बल्कि मरकरी प्लस वन ऐसा होता है, ऐसा। ये एच जी टू टू प्लस टू, इसको मरकरी प्लस वन कहेंगे हमेशा। मर्क्यूरस आयन, ये मर्क्यूरी का आयन है, ये मर्क्यूरस आयन है, और ये हमेशा ऐसे लिखेंगे। पता है क्यों, उसका रीजन है कि आप जब इसको लिखते हो तो ये एच जी प्लस एक और ये एच जी प्लस एक, ये मिलकर के ऐसा बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, और ये ऐसा बनाता है, और ये होता है डायामैग्नेटिक। किसी भी आयन का, ध्यान सुनना कॉन्सेप्ट,
किसी भी आयन का वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेबल होता है जो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे। यानी कि आपने जो इसको प्रेजेंट किया है ना, इससे इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होनी चाहिए। क्या बोले जल्दी बताओ। जो आपने जो ये एक्सप्लेन किया इससे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होनी चाहिए इसकी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया होता ये सोचते हुए कि मैथ सी तो है, डिवाइड बाई 2 इसको कर दो, डिवाइड बाई 2 इसको कर दो, तो ये ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे लिखते ही ये पैरामैग्नेटिक हो जाता, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे। ये तो बॉन्ड बनाने चलेगी ना दोनों। अगर इसको आधा कर देता तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ क्या होता बोलो बोलो, यहाँ क्या होता, ये पैरामैग्नेटिक हो जाता, और पैरामैग्नेटिक होते ही इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती, प्रॉपर्टी बदल जाती तो एक गलत आंसर आता। तो इसलिए इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते +1 की फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि 2+ ये वाला, तो इसलिए इसको 2+ लिखा है यहाँ पे। समझ गए बात को। अब मजेदार बात सुनो, कॉपर का केस जो होता है ना, कॉपर के केस में इस कॉपर को ऐसे भी लिखा जा सकता है और मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ये डायामैग्नेटिक होता है, ये भी डायामैग्नेटिक होता है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता मेटल मेटल। इसी बेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन हैज मेटल मेटल बॉन्ड। क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन हैज मेटल मेटल बॉन्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन हैज मेटल मेटल बॉन्ड? पहला ऑप्शन Hg2+2, दूसरा ऑप्शन था Cu2+2, तीसरा ऑप्शन था बोथ, और चौथा नन। चलो बताओ। तो आंसर अपने आप ही आ गया 1, सी नहीं आएगा 1, क्योंकि इसमें नहीं होता ना मेटल मेटल बॉन्ड, क्योंकि ये तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक है, तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ठीक है, क्लियर दोस्तों? तो ये आंसर क्यों बताया मैंने, समझ में आ गया अब? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछूंगा इसी बेसिस पे, कि ये जो Fe है CO2 है और NO2 है, आपको इसका EAN निकालना है। जल्दी बताओ। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी करो। Hg वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट आगे क्यों लिखा, यही तो समझाया कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि इसको 1 मानू कि 2, तो मैंने समझाया कि जब भी अकेला मरकरी लिखा है तो +2 ही होगा, इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे। समझ गए? अब आप सोचते कि ये तो 1 भी हो सकता है, तो मैं कह रहा था 1 ऐसे नहीं होता है, 1 इस तरह से होता है, ये वाला, ये मेटल मेटल बॉन्ड होता है उसमें। तो फिर एक और बात बता दी मैंने कि कॉपर में ऐसा नहीं होता, कंफ्यूज मत होना, बस इतना सा सिखाया कि कॉपर में कंफ्यूज नहीं होना, कॉपर में दोनों एक ही बात है।
तो एक सवाल बन गया, कौन मेटल मेटल बॉन्ड रखेगा? तो ये नहीं रख रहा क्योंकि इसमें बॉन्ड होता तो ऐसे नहीं लिख सकते थे इसको आप। चलो निकालो फटाफट। हाँ, पैरामैग्नेटिक ओनली मेटल मेटल बॉन्ड, नहीं डायामैग्नेटिक होगा। हाँ ठीक है, अब इसका देखो कैसे निकालेंगे। इसमें जब ईएन निकालोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी एनओ के केस में, क्योंकि एनओ न्यूट्रल भी होता है और एनओ पॉजिटिव भी होता है। दोबारा से बोलो, एनओ क्या है? न्यूट्रल भी है और, बोलो, न्यूट्रल भी है और एनओ पॉजिटिव भी है। जब एनओ न्यूट्रल होगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जब पॉजिटिव होगा इट डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, आपको याद रखना पड़ेगा कि एनओ को क्या बोलेंगे हम, बोलो। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो क्या होगा बताओ? जल्दी बोलो। न्यूट्रल होगा तो 3, तो मैं पहले इसको न्यूट्रल मान लेता हूं। अगर मैं न्यूट्रल मानता हूं इसको तो ये भी न्यूट्रल है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 26 था। ये 2 डोनेट करेगा तो 2 × 2, न्यूट्रल है तो कितने डोनेट करेगा? 3। 3 डोनेट करेगा और 2 है ये, तो टोटल 6 हो गया। तो 26 + 4 + 6, टोटल कितना हो गया? 36। तो इसका ई एन 36 आ गया। अगर ये पॉजिटिव मानते हैं, सपोज इसको यहां पर मैंने मान लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव मानते ही देखो यहाँ 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस है, 0 आ रहा है बाहर, तो इस पर -2 होगा तभी आएगा। तो यहां अगर आप देखो तो फिर ये कितने देगा? 2 × 2 देगा ये तो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही हो गया। तो क्या आ गया ये? 26 + 2, ये +4 + 4, टोटल कितना आ गया? 36। तो ये भी 36 आ रहा है, ये भी 36 आ रहा है। अब डाउट क्या आया कि सर इसमें अगर आप कुछ भी मान लो, इसको पॉजिटिव मानो या नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव मानो या न्यूट्रल, दोबारा बोलो। आप इसे कुछ भी मान लो, पॉजिटिव मान लो या न्यूट्रल, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों का ईएन सेम आ रहा है। अब ये समझना है कि ईएन सेम क्यों आ रहा है। रघुवरन कह रहा है कि प्लीज सीओ हाउ न्यूट्रल। सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ। तो न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 4 0। इसका लॉजिक बता सकता है कोई मुझे कि इन दोनों का ईएन बराबर क्यों आया? इसका लॉजिक आप मुझसे कोई बता सकता है कि ईएन इक्वल क्यों आया? बताओ। नहीं, दिमाग की बत्ती नहीं जली। देखो, ये प्लस आया कब? जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तभी तो यहाँ माइनस आ रहा है।
ये प्लस तभी आएगा जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दो एनओ है तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा देगा, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा ना। तो यहाँ दो एनओ आ गए, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो आप एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो यहीं काउंट कर रहे हो Fe पे। लेकिन जब आप उसे न्यूट्रल मानते हो तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहीं काउंट कर रहे हो इस पे NO पे। तो यहाँ आप इसीलिए तीन इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, और वहाँ जब देखोगे आप तो वो दो इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, तो वो दो इलेक्ट्रॉन इसको मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो इसको दे चुका होता है, तो यहाँ आयरन में काउंट हो जाता है। तो कंटिन्यूसली दोनों काउंट तो सेम ही होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। आपको ये दो रिएक्शन दे रखी है और इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आपसे पूछा है कि बताओ कौन सा सही है। ईएन का फॉर्मूला गलत कैसे लगा दिया, सही तो है। 26 माइनस 2 24, और ये 26 28, 4 4 सही तो है। क्या हुआ, तीन इलेक्ट्रॉन देगा ना यहाँ पे, तीन, इसलिए तीन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सही है। ये वाला सवाल करके बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋषि, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? अगर नहीं करना चाहते तो ये तो मत करो कम से कम, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य के लिए खराब है। तुम हर एक क्लास में आके नेतागिरी कर जाते हो फालतू में, टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा। ईएन का फॉर्मूला गलत लगा दिया है पहले में, कुछ भी लिखना है तुम्हें। आगे बढ़े। नहीं वो कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर बदला ले लेगा तुम्हारे से, चाहिए एडवांस में। तुम अगर यहाँ नेतागिरी करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स का तुम सपना तोड़ रहे हो, अपना तोड़ रहे हो। हैं, तुम दिल दुखाते हो यहाँ पर सारे बच्चों का, फालतू की बातें करते हो, बैठते चुप 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 बैठ के पढ़ नहीं सकते तुम, उठ पटांग कमेंट करते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो। फाइनली यही होगा कि, समझ रहे हो बात को? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। ऋषि, तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा। समझे? जब इन बच्चों का सबका सिलेक्शन होगा तब निपटोगे तुम। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने बता दिया ना, इसीलिए तो बताया कि 3 × 2 कैसे होगा। यही तो बताया कि 3 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन डोनर है। वो वहां 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों करते थे हम पहले? कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर होता था कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक लोन पेयर में, ये तो इसलिए कोऑर्डिनेशन में 2 × करते थे। यहां तीन क्यों? क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आपको तीन लिखना पड़ेगा ना दो की जगह। समझ ही नहीं रहे, क्योंकि एनओ को पॉजिटिव न्यूट्रल मान रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर कर रहा है वो? तीन। तो मैथ्स लगा नहीं सकते क्या कि दो एनओ है, तीन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या सिखाया फिर इस क्वेश्चन में? मतलब अगर यही डाउट था और एक नेता सपोर्ट कर रहा उसको, वो सोच रहा नहीं कि मेरा सवाल पूछ लिया, बढ़िया है, मेरे को भी तो यही डाउट आ रहा था। सवाल यही तो समझाया कि तीन डोनेट कर रहा है। अगर वही फॉर्मूले से आता तो सवाल तो गलत आ जाता ना। पक्का? अब इधर आओ। नहीं, मेरे को तो परेशान नहीं कर रहा ऋषि, मैं उल्टा ऋषि को परेशान कर रहा हूं। हाँ, कैसे बताओ? मोटिवेट कर करके। वो सोच रहा है मुझे मोटिवेट क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़े जल्दी। देखो इसके अंदर सवाल, मजेदार बात, सवाल आपका जो है ना इस बार करेक्शन ये है, ये सही आएगा। पूछो क्यों? आप मैथ्स के अकॉर्डिंग देखो अगर, तो आपको लगेगा कि सर ये दो एनओ है तो दो जाएंगे तो दो बाहर आ जाएंगे, मैथमेटिकली तो ये समझ में आ रहा है।
लेकिन आपको एक लाइन समझ में आई नहीं? मजेदार बात पता है क्या, यहां लॉजिक क्या है बताओ? लॉजिक ये है मेरे लल्ला कि ये मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स हैं। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स बताया था मैंने कि 36 करने की इच्छा रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बताया था मैंने? कि वो 36 करने की इच्छा रखते हैं। क्या बताया था जल्दी बताओ? वो 36 करने की इच्छा रखते हैं। तो यानी कि ये अगर अभी देखो तो 36 है, तो ये चाहेगा कि कुछ भी आए अंदर तो 36 ही रहूं। तो इसका मतलब जब एनओ आएगा तो पता था अभी आपको 3 इलेक्ट्रॉन देगा एक एनओ। तो 2 एनओ कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। तो अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए 3 सीओ को बाहर निकलना पड़ेगा। 3 सीओ बाहर निकलेंगे तब रिएक्शन सही होगी और तब कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यही वो कॉम्प्लेक्स है जिसका ईएन मैंने अभी पीछे दिखाया आपको। इसी का पीएन 36 आया था फिर। ये ये वो थ्योरी है। ये सारे एडवांस के सवाल हैं जब आएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये सवाल कर सकते हैं अब? बोलो। हम्म। हाँ, बहुत डीप क्वेश्चन था एडवांस के लिए। अब आ गया समझ में? आई होप आप कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको मैंने ईएन वापस अच्छे अच्छे सवाल करा दिए, आईपीएससी के नॉर्मल के सबके करा दिए। अब हम बात करेंगे किसकी बताओ वापस से। ये अपना हो गया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। इसके बाद का टॉपिक आता है अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या नाम है इसका बताओ? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। दोबारा बोलो, क्या नाम है इसका? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जल्दी बोलो, क्या नाम है इसका? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? सिंपल है, जिसमें मेटल डायरेक्टली अटैच्ड होती है विद कार्बन। क्या बोला जल्दी बताओ? मेटल जब डायरेक्टली अटैच्ड होती है विद कार्बन तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पहला आता है आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या आएगा ये? टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या आएगा जल्दी बताओ? आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिंपल फंडा आपको ध्यान रखना है कि आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है? आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिंपल होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड। वो सिंपल फंडा है, कुछ नहीं कर रहा, आयनिक बॉन्डेड हो जाएगा। दूसरा होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब होता है सिग्मा बॉन्डेड मतलब मेटल और लिगेंड के बीच, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी तरह से R2ZN फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? सिग्मा बॉन्डेड। ठीक है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट कौन सा होगा? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अगला होता है सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होता है? सिग्मा पाई
ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कौन सा होता है? सिग्मा पाई ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब सोचो, सिग्मा पाई ऑर्गेनो कंपाउंड मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा पाई की जगह पहले पाई वाला लिखते हैं ना, सिग्मा तो हो ही गया था, अब पाई। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड की बात करो। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? जो पाई बॉन्ड होना चाहिए मेटल और उसके बीच में, ठीक है। तो जैसे एक मॉलिक्यूल आपका बहुत फेमस मॉलिक्यूल है ये वाला, ये आपका याद होना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है यहाँ पे ऐसे। इसको बोलते हैं अपन पेरोसिन। क्या बोलेंगे इसको? पेरोसिन। कैरोसिन नहीं था, पेरोसिन है, ये केरोसिन नहीं है। इसी तरह से एक और होता है CrC6H2। ये ये पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको देखो। पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आया ना? क्लियर। इसी तरह से जी सॉल्ट है। जी सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, क्लियर। यहां पर भी देखा जाए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल को दे रहा है सीधा। तो ये सारे के सारे पाई बॉन्डेड हैं, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा नहीं लग रहा सैंडविच कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो सैंडविच की तरह है, और यहाँ पाई पाई है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी हो रही है। ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, पूछेगा ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड। इसका ईएन निकाल के बताओ कितना आएगा? 36। इसका ईएन भी 36 आएगा। क्लियर। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी 36 है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी 36 है। और ये आपका क्या है? जी सॉल्ट, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये भी क्या है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड। अगला देखो, अगला आएगा सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये होते हैं हमारे ये मॉलिक्यूल, जैसे NiCO4, जो अभी पढ़े भी थे अपन ने। अब आप इसको देखो, तो आपको पता है इसमें सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि CO लोन पेयर दे रहा था। और साथ में सिनर्जिक बॉन्डिंग भी हो रही थी। ये तो आप देख सकते हो क्या हुआ। इसी तरह से क्या ये भी होगा ऐसा? ये
अब इसमें सवाल ये होगा कि जब पाई बॉन्ड काउंटिंग की बात आएगी तो काउंटिंग में नहीं होगा पाई बॉन्ड। आपसे सिग्मा बॉन्ड के नंबर बताओ 4, पाई बॉन्ड बताओ 0। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए कि क्या FeC पॉसेस सिग्मा पाई कैरेक्टर इन FeCO होल 5, तो आप क्या बोलोगे बताओ? यस। काउंटिंग में नहीं आएगा, नंबर काउंट करने में नहीं आएगा, बस कैरेक्टर है ये पूछेगा तो आएगा, हाँ, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर, सिग्मा पाई बॉन्ड कैरेक्टर कौन किस में है। तो इस तरह के जो होते हैं ना सिग्मा पाई बॉन्डेड, ये चौथे टाइप के हैं, सिग्मा बोलो पाई बॉन्डेड। क्लियर? तो ये आपके 4 टाइप के हो गए, ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लल्ला, शुरू से दिख लो और याद भी कर लो। ठीक है? कितना आसान है बताओ। सर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन विजय सर रॉक्स दुनिया शॉक, ओ माय गॉड थैंक यू। इधर देखो यार, इसमें लिखा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, डेफिनेशन है कि मेटल जब किससे जुड़ा हो, कार्बन से, तो क्या होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उस टाइप का नाम दे दिया। इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर कौन सा है? सिग्मा है सीधा सीधा, तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए। कौन से हो गए? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या हो गया ये? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये अगर देखें तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड का मतलब समझते हो? पाई बॉन्डेड का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड होना चाहिए, जैसे एक मॉलिक्यूल, अब इसका नाम याद होना चाहिए, फेरोसिन। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया, आपको नहीं बनाना, आपको याद हो गया। ये मेटल है, इसमें ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपना इसमें पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि पाई बॉन्ड है। R2Zn ऑर्गेनिक में आ जाएगा सप्तांशु, इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। Gr का मतलब होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, Fr का मतलब फ्रैंकलैंड रिएजेंट, लिख लो फ्रैंकलैंड रिएजेंट और उसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये ऑर्गेनिक में आ जाएंगे सारे फुल फॉर्म। ठीक है? हाय आंचल, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई होप अच्छी होंगी। वाओ गुड टू सी यू अगेन। वाओ हाय आंचल, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? अरे आंचल जी ने लिखा है व्हाट इज Gr, बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, चलिए। CrH6 C6H6 है, तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स, आया ना? यहां भी ये पाई इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है अपना, देखो अगर ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? हो गया? अब देखो ये वाला है सिग्मा पाई, क्लियर? यश लिख रहा है कि सर प्लीज़ आप मुझे ब्लॉक कर दो, मैं किसी भी तरह से आपसे डाउट नहीं पूछ पाता हूँ सर, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि आप डांट देते हो, तो सर आप प्लीज़ मुझे ब्लॉक कर दो, मैं एडवांस के लायक नहीं हूँ। अरे ऐसे क्यों लिख रहा है बेटा? गलत। इनके हाइब्रिडाइजेशन बेटा हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है अभी, धीमन, ये सब CFT की बातें हैं, वहाँ पर आएंगे ये सब, है ना? C6H6 में पाई क्यों नहीं है? C6H6 में पाई ही तो है, पाई बॉन्डेड में तो लिखा है ये रहा ना पाई बॉन्ड, तीनों ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही तो है। ये वाला सिग्मा हो गया,
ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब इसके बाद हम अगला आएगा, और उस अगले का नाम बताइए क्या? आइसोमेरिज्म। मुझे एक बात बताओ, आइसोमेरिज्म में कि ये वाला अगर देखे तो क्या होता है? सिस। अगर मान लो आमने सामने होते तो क्या कहते हैं उसको? सिस। और अपोजिट होते तो क्या कहते हैं उसको? ट्रांस। अरे हाँ तो बोल दो। पक्का? वीबीटी इसके बाद पढ़ेंगे हम, है ना? आइसोमेरिज्म के बाद फिर वीबीटी आएगा, फिर सीएफटी आएगा, ठीक है? चलो बताओ। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर ही आ गया, बोलो। ये सिस और ये ट्रांस। क्लियर? मजेदार बात है। लेकिन एक मजेदार बात ये कि ये सिस नहीं है, ये ट्रांस नहीं है, ये सिस है, ये ट्रांस है। अरे बाप रे, ई का बदतमीजी है। क्या बताओ? कि ये सिस है, नहीं है, पर ये सिस है। ये ट्रांस है, नहीं है, पर ये ट्रांस है। ऐसा क्यों? बोलो। बोलो। नो 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 नो, एक मजेदार बात है कि आखिर ऐसा क्यों कि ये सिस नहीं है, ये है ये है। इसका एक कंडीशन होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सी इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कंडीशन ऑफ जीआई आपको पता होनी चाहिए। जब आपको कंडीशन ऑफ जीआई समझ में आएगी, तब आप कर पाओगे कि है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जीआई पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कंडीशन ऑफ जीआई। कंडीशन ऑफ जीआई जो है वो क्या है कि एटलीस्ट वन पोजीशन, एटलीस्ट वन पोजीशन हैज इट्स एडजेसेंट, एटलीस्ट वन पोजीशन हैज इट्स एडजेसेंट एंड एंटी पोजीशन। क्या बोला जल्दी बताओ? कम से कम एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जिसके पास उसका एडजेसेंट हो और एंटी हो। क्या बोला जाता? जल्दी बोलो। एटलीस्ट एक पोजीशन उसके पास होनी चाहिए जो उसके पास क्या हो? एडजेसेंट हो और एंटी हो। अब जैसे ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की जब बात करते हैं, तो 2 की बात करने पर आप देखो यहां पर ये लिगेंड्स हैं, ये है ना? अब अगर आप देखो तो आपसे पूछेगा कि क्या ये जीआई शो कर सकते हैं? तो देखो, इसका एंटी पोजीशन तो ये है, लेकिन इसकी एडजेसेंट है क्या? नहीं। इसका एंटी पोजीशन तो है, पर इसका एडजेसेंट पोजीशन नहीं है। तो आप दिमाग की बत्ती जलाओ। इसका एंटी पोजीशन है, एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जीआई शो नहीं करेगा। उधर आओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, आपको बताना है क्या ये जीआई शो करेगा? सोचो, जल्दी से बताओ। सोच के बताओ, जल्दी बताओ।
नहीं कर सकता। यहां लिख दो इसमें नो एडजेसेंट पोजीशन, ताकि थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, यहां पे भी नहीं करेगा, नो एंटी पोजीशन। बोलो, एंटी पोजीशन का मतलब होता है 180 पे, जस्ट इसके अपोजिट। ये दिस इज कॉल्ड एंटी पोजीशन। ये वाली तो इसके जस्ट अपोजिट है। एडजेसेंट मतलब पास वाली, और एंटी वाली मतलब होता है जस्ट अपोजिट। समझ गए? तो उसे एंटी पोजीशन कहते हैं। अगला बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। हम्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, और एक होता है आपका टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर की बात करो पहले तो ऐसे, ये होता है, और टेट्राहेड्रल की बात करो तो ये होता है। अब बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास एंटी पोजीशन ही नहीं है। देखो यहां पे एंटी गायब है, ये तो जीआई नहीं करेगा, नो एंटी पोजीशन। ऊपर वाले में देख के बताओ जरा, वो करेगा क्या? वो कर सकता है। इसके जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब एंटी पोजीशन है। और जस्ट इसके बगल में ये है तो ये एडजेसेंट है। इसके जस्ट इधर देखो तो क्या है? बोलो, इसके जस्ट इधर है तो क्या है? एंटी। और इधर देखो तो क्या है? एडजेसेंट। ये तो कर देगा। कोऑर्डिनेशन 5 की बात करो। एक ज्योमेट्री तो आपको पता है कैसी होती है, टीबीपी, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये, और एक होती है आपकी कैसी, स्क्वायर पिरामिडल। आपको बताना है मुझे क्या जीआई होगी। देखो, CCl2H2 में एंटी नहीं है ना, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल है रघुवरन। टेट्राहेड्रल में एंटी नहीं होती है। अब आप बनाओगे तो आपको लगेगा एंटी पोजीशन है, पर वो गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना आपने रघुवरन। वो एंटी पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि गलत ड्रॉ किया हुआ। एंटी बनाने से एंटी नहीं होती है, एक्चुअल में ज्योमेट्री में एंटी होनी चाहिए। तो वो टेट्राहेड्रल है इसलिए उसमें एंटी नहीं है। यही तो समझाया अभी रघुवरन। यहाँ होगी क्योंकि ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एंटी है। यहाँ होगी ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एंटी है। तो ऑक्टाहेड्रल में बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करो। ये अब बताओ, ये करेगा? हाँ, क्योंकि ये देखो L1 नीचे देखोगे तो एंटी पोजीशन पे, और इसके साथ एडजेसेंट पे, तो ये कर देगा। बोलो, टीबीपी में इक्वेटोरियल का एंटी तो नहीं है। अरे एटलीस्ट वन पोजीशन बोला था अपन ने दीपक। डेफिनेशन पढ़ो ना, एटलीस्ट वन पोजीशन, मतलब कम से कम एक पोजीशन के पास भी अगर उसका एडजेसेंट एंटी है तो वो होगा। दीपक जी सो रहे हो आप? दीपक जी जलाओ अपने आप को। आपका काम है दूसरों को रोशनी देना, खुद अंधकार में रहना। लेकिन आप उसका उपयोग मत करो कि खुद अंधकार में रह जाओ, दूसरों को रोशन कर जाओ, खुद भी रोशन हो जाओ। सिलेक्शन तुमको भी चाहिए दीपक, वाह। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया कुछ, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दोबारा बोलो,
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो है ही सही, लेकिन उस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा है जिसके चारों लिगेंड सेम है। यहां पर ए बी सी डी जो हम बोलेंगे वो सेम लिगेंड को बोलेंगे, मोनोडेंटेड, सॉरी सेम मतलब मोनो डेंटेड लिगेंड को। ए बी सी डी किसको बोलेंगे बताओ, मोनोडेंटेड लिगेंड को। जल्दी बोलो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जीआई नहीं है, ये अलग है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जीआई है। हम्म, जल्दी। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये करेगा क्या? ये नहीं कर सकता, पूछो क्यों? अरे भाई ये तो सारा सेम ही है। ये ए है, ये ए है, ये ए है और ए है, तो ये तो सारा ही सेम है। तो अगर ये सारा ही सेम है भैया, तो ये काहे करेगा? ये नहीं कर सकता जीआई, क्योंकि अब चेंज ही नहीं होगा कुछ। एम ए थ्री बी में बताओ, अब बताओ। बताओ, सोचो। ये भी नहीं करेगा, पूछो कि चेंज ही नहीं होगा अरेंजमेंट, कहीं भी रखो आप। बी को जब आप देखोगे तो इसके साथ कहां दिख रहा है, 90 डिग्री पे, और ये ए के साथ 180 पे। क्लियर है? अब आप इस बी को उठा के यहां रख दोगे तब भी वो ए के साथ 180 पे होगा और ए के साथ 90 पे होगा, तो चेंज ही नहीं होगा, आइडेंटिकल ही होंगे, घुमाते रहो बस। ये देख के बताओ, एम ए टू बी टू, ये शायद कर दे, पूछो क्यों? तो ये ए आ गया, ए आ गया, ये बी आ गया और बी आ गया, अब बताओ। तो यार ये ए आएगा, ये ए आएगा, ये बी आएगा और ये बी आएगा, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि ये चेंज कर सकता है, देखो कैसे। ये ए और ए भी 90 डिग्री पे थे, और ये ए और ए अभी कहाँ आ गए, 180 पे। क्लियर है? क्या बोला, जल्दी बताओ। ये ए और ए अभी 90 पे थे, ये ए और ए कहाँ आ गए अभी, 180 पे, तो हो गया चेंज। एक एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि प्लेटिनम अगर 2+ है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो वो ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखेगा। तो अगर सवाल ऐसे दे दे, क्या ये जीआई शो कर रहा है, देखो। तो आपको पता है पीटी है, स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा, ये दो लिगेंड है, ये भी दो लिगेंड है, तो ये क्या हो गए, ये दो हैं, दो हैं, तो स्क्वायर प्लेनर बन गया। ऐसा नहीं लग रहा ए टू बी टू हो गया ये? तो ये ए टू बी टू हो गया, तो ये ऐसा बना देगा कि नहीं बना देगा, बताओ। तो इसको सिस कहेंगे नहीं कहेंगे, और इसको ट्रांस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सिंपल है, इसको सिस और इसको ट्रांस, पक्का। अब इसमें एक मजेदार बात है, इसका एक नाम और है, सिस्प्लेटिन। इसका एक नाम है सिस्प्लेटिन, और ये कैंसर थेरेपी में, कैंसर क्योर करने के काम आता है। ये किस में काम आता है? कैंसर थेरेपी, यानी कि कैंसर क्योर करने के काम आता है। दोबारा बोलो, किस में काम आता है? कैंसर थेरेपी, कैंसर क्योर करने में। अब एक सवाल पूछेगा कि क्या सिस्प्लेटिन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बताओ। क्या सिस्प्लेटिन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बताओ। क्या सिस्प्लेटिन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बताओ।
नहीं। क्लियर? कैंसर को कैसे क्योर करेगा, ये तो बेटा कीमोथेरेपी से पता चलेगा ना, कीमोथेरेपी में यूज होता है ये। अगला देखो, एम ए टू बी सी, ये करेगा क्या? सोचो, देखो जरा, एम, ये ए है ये बी है ये सी है, चेंज करके देखो जरा इनको आपस में। अगर ये चेंज भी कर दो तो भी वही बात होगी, 90 डिग्री पे इसके साथ है, ये भी 90 डिग्री पे इसके साथ है, तो ये नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एम ए बी सी और डी आ जाए तो ए के अपोजिट क्या आएगा? बी। यहां सी और यहां डी है, ए के इधर क्या आएगा? सी। यहां बी है और यहां डी है, और ए के इधर क्या आएगा? ये डी। ये सी है और ये बी है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये 3 GI होंगे? बोलो, ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। क्लियर? अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं जो हमने स्टार्ट किया शुरू से, क्या आप मुझे बताएंगे इसका आंसर? ये बता सकते हैं आप कि ये क्यों नहीं है GI? क्योंकि ये जो है कार्बन है, आप अगर इसको ऐसे बना रहे हो तो आपने स्ट्रक्चर ही ड्रॉ गलत किया है, ये ऐसा होता ही नहीं है। ये आपने स्ट्रक्चर अगर ऐसे बना दिया तो आप गलत बना रहे हो, बेवकूफ बनाया गया है, बिकॉज ये sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है कार्बन की हमेशा, और कार्बन की हमेशा टेट्राहेड्रल होती है, तो ऐसे होता है। वो जो आप सी सी बना रहे थे ना ऐसे, वो एक्चुअली दोनों जगह ऐसा ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा ऐसा। ये ऐसे ट्रांस में जो दिख रहा है ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ऐसी नहीं होती, ये तो स्क्वायर प्लेनर बना दिया आपने। आप अगर ऐसे बना रहे हो तो आपने उसका ज्योमेट्री चेंज कर दिया है, वो स्क्वायर प्लेनर जैसा बना दिया, जो कि गलत है। तो ये नहीं हो सकता बिकॉज ये टेट्राहेड्रल था। ये बन सकते थे क्योंकि यहां प्लेटिनम पर +2 है, यहां +2 है, तो ये आपका जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। ये स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए ये सिस हो गया आसपास, और ये अपोजिट में चले गए ट्रांस। ये जो आपने ऐसे बनाए हैं ये गलत है, ये दिखाने के लिए बनाते हैं गलत, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। अभी भी नहीं आया समझ में आपको, है ना? आई होप आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। बोलो बोलो जल्दी से, ये पहला सवाल कराया था जो, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, अब अगला आएगा देखो। अब इस तरह के लिगेंड्स आएंगे MAA2। ए जो लिगेंड होते हैं उन्हें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कहेंगे हम। क्या कहेंगे इनको? ए को सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं वो समझना, जैसे EN, ये ए का मतलब थोड़ा सा मैं समझा दूं। इस तरह का जो लिगेंड है इसको ए कहा गया है। जैसे ऐसे लिगेंड होते हैं EN, ऑक्सलेट, DMG, ACAC, ये सब ए टाइप के हैं जिनमें डोनर एटम दोनों सेम है और इस तरह के जुड़े हुए हैं लिंकेज, उनको दिखाने के लिए ए लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि ए शो करेगा क्या? तो देखो जरा कैसे बना रहा है ये ए। ये ए है, ये ए है, और ये ए है, और ये ए है। अब बताओ क्या कोई अरेंजमेंट चेंज हुआ वहां पर? देखो, स्क्वायर प्लेनर में इशू एक बार 90 पे रखना है, एक बार 180 पे रखना है बस। अगर चेंज हो गया अरेंजमेंट तो काउंट होगा, नहीं हो तो नहीं करेगा, है ना इशू? तो यहाँ GI नहीं करेगा ये, क्योंकि चेंज ही नहीं हो सकता।
अगला देखो, क्या ये चेंज होगा MAAB2? बताओ क्या ये करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसमें चेंज चाहते हो तो ये B और B यहां आएगा और ये A और A यहां आएगा। अगर आप इसमें चेंज चाहते हो तो ये A और A यहां होगा और ये A और A यहां आएगा अपोजिट में, लेकिन ये ऐसे नहीं आ सकता कभी भी। नोट करके लिखना है आपको, क्या कि जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग मतलब समझते हो, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। चिलेटिंग लिगेंड किसे कहा जाता है? बाई डेंटेड और पॉलीडेंटेड। तो चिलेटिंग लिगेंड की बात कर रहे हैं तो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। चिलेटिंग लिगेंड जो है ऑलवेज ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। क्या बोले जल्दी बताओ? चिलेटिंग लिगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाइज एडजेसेंट पोजीशन। तो ये यानी कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकते इस एंटी पोजीशन पे, तो ये कभी जीआई शो नहीं कर पाएगा। तो सेम अगर ऐसा कैसे आ जाए तो MAABC, क्या ये शो कर पाएगा? ये भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। ये पूछो क्यों? क्योंकि ए यहां आ गया, बी और सी आ गया, फिर से ये एंटी पे तो आ नहीं सकता। अगर ये एंटी पे नहीं आता, ये भी नहीं करेगा। कोई डाउट किसी को? अगला देखो, MAB, ये AB का मतलब समझना पड़ेगा आपको। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ये क्या है? जैसे GLY। अब आप देखो GLY में क्या होता था? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-। तो ये डोनर एटम अलग अलग है ना भाई, तो ये AB टाइप मतलब होगा ये डोनर एटम और एक अलग ये वाला डोनर एटम। हाँ, ए वाले कभी नहीं करेंगे अनिकेत, वेरी गुड। अब आया MAB, करेगा क्या? सोच के बताओ। तो ये AB यहां हो गया और AB यहां हो गया। अभी देखो आप AB को जमाया तो ये और एडजेसेंट पे है 90 डिग्री पे, लेकिन इसी को मैं चेंज कर सकता हूं क्या? ऐसे। तो यहां आप देखो ए और ए 90 डिग्री पे होंगे, ये ए और ए आपके कहां आ गए? 180 पे आ गए। तो इसका मतलब क्या निकला? ये तो हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस, चेंज हो गया। एक और देखो, अगर ये M आ गया, AB आ गया, और अगर मान लीजिए यहां पर ये छोटा B2 आ गया, तो ये करेगा क्या? छोटा B2 आएगा तो सोचो, यहां B और B है, चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये B और B यहां पर है। अच्छा, B और B को उल्टा कर दो तो भी यही सिचुएशन है, और ये एंटी पे आ नहीं सकते आपस में, तो ये तो शो नहीं कर सकता। एक और बताओ, अगर मैं AB और कैपिटल CD को ले लूं तो बताओ, ये AB है, ये CD है, इसमें चेंज हो सकता है क्या? अगर मैं इसको AB कर दूं और इसको DC कर दूं, देखो जरा चेंज हुआ क्या अरेंजमेंट? देखो A के एंटी पर अभी क्या आ रहा था? D, और ये A के एंटी पर अभी क्या आ गया? C। तो आई होप चेंज हो सकता है। चेंज हो रहा है, तो इन दोनों को GI बोलेंगे, 2GI। क्लियर? तो ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने GI समझा दी। ठीक है, इसमें करेगा क्या? छोटा ले लो तो, अगर सोचो
यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, चेंज करके देखो। यहाँ ए बी है, यहाँ डी सी है, देखो जरा हुआ क्या। हाँ हो गया, क्योंकि एक इधर डी आ रहा है, एक उधर सी आ रहा, तो ये भी दो जी आई हो गए। आया ना। क्लियर। बाकी नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।